नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 8 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य या टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव का यूनिट 3 व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में अंतर का प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके 60 प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। आप लोग ध्यान रखना, आपका पेपर जो बीएड सेकंड सेमेस्टर वाले हैं सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव, इसका यूनिट 3 व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में अंतर, इसका पार्ट 2 हम लोग हल करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ देखेंगे लिंक ऑफ प्लेलिस्ट BD 201, इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे क्लिक करेंगे, सभी पेपर की सभी वीडियो क्रम से मिल जाएगी एक ही प्लेलिस्ट में। बाकी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। निश्चित रूप से आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में देख चुके हैं, और आप लोग ध्यान रखना, बार बार पूछते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अप्रैल में आने की संभावना है, क्योंकि बहुत कम संभावना है मार्च में आए। ठीक है, तो आप लोग धैर्य रखें और एग्जाम के पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अप्रैल मान के चलिए आपका रिजल्ट आ सकता है। पहला प्रश्न है, सामाजिक दूरी मापनी किसने बनाई? ए थर्स्टन ने, बी फेस्टिंगर ने, डी सी लिकर ने, डी बोगार्ट्स ने। तो सामाजिक दूरी मापनी किसने बनाई? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, डी बोगार्ट्स ने। अगला प्रश्न है, कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका ... है। ए मूल्य, बी आदत, सी व्यक्तित्व, डी मानदंड। तो कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका, सही जवाब हो जाएगा सी, व्यक्तित्व है, वही उसका व्यक्तित्व है। ठीक है, लोग कहते हैं कि आपका व्यवहार, जब कोई किसी, मान लो कोई गलत कर देता है कुछ चीज़ें या फिर किसी के प्रति कुछ कर देता है, तो कहते हैं कि लोग पता चल गया आपका ऐसा व्यक्तित्व है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ए व्यक्ति इतिहास, बी क्रम निर्धारण मापनी, सी रोषार्थ परीक्षण, डी शब्द सहचर परीक्षण। तो व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है, सही जवाब हो जाएगा 3 का, ए व्यक्ति इतिहास। अगला प्रश्न है, भग्नाशा एवं सामाजिक द्वंद्व के कारण हैं। ए जैविकी एवं भौतिक कारक, बी संवेगात्मक कारक, सी सामाजिक कारक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। भग्नाशा एवं सामाजिक द्वंद्व के कारण हैं तो जैविकी एवं भौतिक कारण, संवेगात्मक कारक, सामाजिक कारक, उपयुक्त सभी। ठीक है, डी इसका तीनों है। अगला प्रश्न है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। ए प्रक्षेपी विधियों द्वारा, बी अवलोकन विधि द्वारा, सी साक्षात्कार विधि द्वारा, डी आत्मकथा द्वारा। तो अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना, ए प्रक्षेपी विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्तित्व की विशेषता है। ए सामाजिक, बी तनाव मुक्त, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति की विशेषता है बहिर्मुखी, सही जवाब हो जाएगा 6 का, सी ए बी दोनों, सामाजिक और तनाव मुक्त दोनों। ठीक है, बहिर्मुखी व्यक्ति की व्यक्ति की विशेषता क्या है? सामाजिक भी होते हैं और तनाव मुक्त भी होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा समाज से जुड़े हैं या और चीज़ें, तो तनाव हो सकता है, आपको ऐसे काम आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि ए
इससे उसका ज्ञान बढ़ता है। बी, उसका कौशल बढ़ता है। सी, उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 7 का ध्यान रखना, सी। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। तो आप लोग ध्यान रखना, प्रश्नों के जवाब आप लोग देते रहे, इससे क्या है, आप साथ में बने रहेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। ए, अंतर्मुखी। बी, बहिर्मुखी। सी, उभयमुखी। डी, शून्यमुखी। सही जवाब हो जाएगा 8 का ए, अंतर्मुखी। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता होती है। ए, वह कक्षा में सभी से मेलजोल रखता है। बी, वह पाठ से आगामी क्रियाओं में निरंतर भाग लेता है। सी, एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है। डी, उपयुक्त सभी। तो अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता होती है। सही जवाब हो जाएगा 9 का सी। अंतर्मुखी अगर है तो एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है। अगला प्रश्न है, क्रेचमर के अनुसार स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति स्वभाव से होते हैं। ए, क्रोधी। बी, तटस्थ। सी, प्रसन्नचित्त। डी, चिंतित। क्रेचमर के अनुसार स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति स्वभाव से होते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रसन्नचित्त। ध्यान रखना आप लोग, क्रेचमर एक जर्मन मनोचिकित्सक थे जिन्होंने रोगियों को अवलोकन के आधार पर 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया था। गोलकाय प्रकार, क्रिस्काय था दुर्बल प्रकार, शुडोलकाय, डिस्प्लेस्टिक प्रकार। ठीक है, तो ये 4 प्रकार थे, याद रहना चाहिए आप लोगों को, तो अच्छा रहेगा, पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता को एक डॉट डॉट सामाजिक संरचना माना जाता है। ए, प्राथमिक। बी, द्वितीयक। सी, गतिक। डी, स्थानिक। तो सही जवाब हो जाएगा 11 का सी। अनुवांशिकता को एक गतिक सामाजिक संरचना माना जाता है। अगला प्रश्न है, छात्र के असामान्य व्यवहार के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो छात्र के असामान्य व्यवहार के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का उपयोग सही है। छात्र के असामान्य व्यवहार के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का उपयोग सही है। ए, अंतर्दर्शन प्रणाली। बी, व्यक्ति इतिहास प्रणाली। सी, सामाजिक प्रणाली। डी, विकासात्मक प्रणाली। तो छात्र के असामान्य व्यवहार के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से किस प्रणाली का उपयोग सही है। सही जवाब हो जाएगा बी, व्यक्ति इतिहास प्रणाली। अगला प्रश्न है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ए, हिंसा से। बी, दबाव से। सी, थकान से। डी, अजनबियों से। तो रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, सही जवाब हो जाएगा बी, दबाव से। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है। ए, प्रक्षेपी। बी, अर्ध प्रक्षेपी। सी, अप्रक्षेपी। डी, व्यक्तिनिष्ठ। तो निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है। सही जवाब हो जाएगा 14 का डी, व्यक्तिनिष्ठ। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ए, परिपक्वता एवं आयु। बी, अध्यापन। सी, संचार। डी, समवयस्क समूह। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, सही जवाब हो जाएगा 15 का ध्यान रखना ए, परिपक्वता एवं आयु। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका है। ए, नाम मात्र की। बी, महत्वपूर्ण। सी, अपूर्वानुमेय। डी, आकर्षक। तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका है, सही जवाब हो जाएगा 16 का ध्यान रखना बी, महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया। ए, फ्रायड। बी, स्मिथ। सी, लेविन एवं फ्रायड। डी, इनमें से कोई नहीं। तो किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक एवं स्थलाकृत पक्ष का अध्ययन किया। सही जवाब हो जाएगा 17 का सी, लेविन एवं फ्रायड। अगला प्रश्न है, आलपोर्ट के अनुसार कौन सी प्रवृत्ति प्रायः सभी व्यक्तियों में नहीं होती। एक, केंद्रीय प्रवृत्ति। बी, गौण प्रवृत्ति। सी, ऑर्डिनल प्रवृत्ति। डी, अपरा प्रवृत्ति। तो आलपोर्ट के अनुसार कौन सी प्रवृत्ति प्रायः सभी व्यक्तियों में नहीं होती। सही जवाब हो जाएगा 18 का सी, कार्डिनल प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार महात्मा गांधी की कार्डिनल प्रवृत्तियां क्या होगी।
ए संघर्ष करना बी, सत्य व अहिंसा सी, हरिजन सेवा डी, संस्कृत संरक्षण। तो आपके अनुसार महात्मा गांधी की कार्डिनल प्रवृत्ति क्या होगी? सही जवाब हो जाएगा 19 का ध्यान रखना बी, सत्य व अहिंसा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के स्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे? ए क्रिम्सर, बी आलपोर्ट, सी आइजैक, डी कार्ल रोजर्स। व्यक्तित्व के स्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे? सही जवाब हो जाएगा डी, कार्ल रोजर्स। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार अति अहम का उचित विकास किस समय के दौरान होता है? ए काम प्रसूति काल, बी लैंगिक काल, सी बुद्धि काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रायड के अनुसार अति अहम का उचित विकास किस समय के दौरान होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, काम प्रसूति काल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तित्व निर्धारक तत्वों में सम्मिलित है? ए सामाजिक प्रभाव, बी भाविक दशा, सी सांस्कृतिक प्रभाव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 22 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ए सिगमंड फ्रायड, बी अब्राहम मास्लो, सी कैरन हॉर्न, डी अल्फ्रेड बिने। तो व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सही जवाब हो जाएगा 23 का ए, सिगमंड फ्रायड। आप लोग ध्यान रखना, कोशिश करेंगे इसका भी प्रैक्टिस सेट 2 बजे ही हल करें, ठीक है। अगर फोर्थ सेमेस्टर वालों को प्रैक्टिस सेट रहेगा तो फिर आप लोगों को 5 बजे रहेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे 2 बजे ही रहे, ठीक है। तो आप लोग 2 बजे आ जाया करिए, ठीक है। फ्रायड के अनुसार मन का ऐसा भाग जिसमें वे सभी संवेदनाएं एवं अनुभूतियां होती हैं जिनका संबंध वर्तमान से है, क्या कहलाता है? ए चेतन मन, बी अर्धचेतन मन, सी अचेतन मन, डी विस्तारित मन। सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, चेतन मन। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने मानव मस्तिष्क की तुलना पानी में डूबी हुई बर्फ की चट्टान से की है? ए वाटसन, बी विलियम वुंड, सी वाइगोस्की, डी फ्रायड। किस मनोवैज्ञानिक ने मानव मस्तिष्क की तुलना पानी में डूबी हुई बर्फ की चट्टान से की है? सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, सिगमंड फ्रायड। महत्वपूर्ण प्रश्न 25 ध्यान रखना, आप लोग आ सकता है। अगला प्रश्न है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, जो IQ लेवल के प्रश्न होते हैं स्तर के, ये प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। एक प्रतिभाशाली बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष, मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्ध होगी। तो इस तरह का जो प्रश्न होता है तो आप लोग हमेशा ध्यान रखा करें, आ सकता है, ठीक है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था IQ बराबर मतलब बुद्धि लब्ध बराबर क्या होता है? IQ बराबर क्या होता है? MA/CA × 100। MA मतलब होता है मानसिक आयु, मेंटल एज। CA मतलब होता है वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। तो मानसिक आयु कितना दिया है? 15 और वास्तविक आयु 12। आप बस मान रख दीजिए बस। तो मानसिक आयु ऊपर रहेगा, 15 हो गया, वास्तविक आयु कितना है? 12, भूलना नहीं आप लोग, ठीक है। तो मेंटल एज जो है, मानसिक आयु ऊपर रहता है, MA गुणित 100 कर दीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 4 से पहले काट दीजिए, तो 3 हो गया, यहाँ 25 हो गया, ठीक है, 25 हो गया। अब 3 से इसको काट दीजिए, 5 हो गया, 25 गुणित 5 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा? 125। बहुत ही सिंपल रहता है, ठीक है। और 1 प्रश्न 2 प्रश्न आएगा श्योर। सही जवाब हो जाएगा 26 का 125A। बाकी सवाल हुआ है, बुद्धि लब्ध बराबर क्या होता है? मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु गुणित 100, मान रख दीजिए 15/12 गुणित 100, 5/4 हो जाएगा, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, ठीक है। फिर 5 गुणित 25, 125 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्ध कितनी से अधिक होगी? टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्ध कितने से अधिक होती है? ए 120, बी 100, सी 140, डी 90। सही जवाब हो जाएगा 27 का सी, 140। कुछ चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, 25 से कम रहेगा तो महामूढ़ मतलब इडियट बोलते हैं इसको, जड़। 25 से 75 मूढ़, 50 से 25, 50 से 75 मूर्ख, ठीक है। 75 से 90 सीमा या अल्पबुद्धि। 90 से 110 जो होता है नॉर्मल होता है, औसत होता है, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। 110 नॉर्मल वाला याद रखना, सबसे ज़्यादा पूछता है जो, ये सामान्य वाला, ठीक है। 90 से 110 क्या बोलते हैं? औसत, सामान्य बुद्धि वाला, ठीक है, ये याद रखना। 110 से 120 अति सामान्य या औसत से अधिक।
120, 140 बहुत अधिक या प्रखर बुद्धि, 140 या 140 से प्लस रहेगा तो प्रतिभाशाली। ठीक है, प्रतिभाशाली जरूर याद रखना और सम्मान वाला। अगला प्रश्न है 120 बुद्धि लब्ध वाला बालक किस श्रेणी में आता है, तो आप लोग देख चुके हैं अभी। सही जवाब हो जाएगा 128 का, ध्यान रखना 28 का ए श्रेष्ठ में आएगा। ठीक है, 120 बुद्धि लब्ध वाला। ठीक है, 120 या 140। ठीक है, तो ये क्या आएगा, बहुत अधिक या प्रखर बुद्धि वाला। अगला प्रश्न है पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्ध कितनी होती है, ए औसत, बी औसत से कम, सी औसत से अधिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्ध कितनी होती है, तो आप लोग ध्यान रखना 70 से लगभग कम होती है पिछड़े बालकों की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग देख भी चुके हैं 70 से कम लगभग 75 मूर्ख जो है। ठीक है, तो ये 70 से कम अगर है तो पिछड़े बालक में आ जाएंगे। तो पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्ध कितनी होती है, सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना औसत मतलब क्या होता है 90 से 110। तो ये तो हो सकता है 90 से कम, लेकिन 90 से कम मतलब थोड़ा बहुत नॉर्मल हो, लेकिन ये 70 से कम है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि पिछड़े बालक की बुद्धि लब्ध कितनी होती है 70 से कम। और औसत बालक किसे बोलते हैं 90 से 110। ये कह सकते हैं कि औसत से कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम है, तो इस तरह नहीं बोल सकते हैं कि औसत से कम है। औसत से कम मतलब होता है अगर 90 से कम होता तो माना जाता कि हाँ ठीक है उससे है, लेकिन 90 से कम नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कम है, 70 या 70 से कम है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, 29 का सही जवाब हो जाएगा डी। जिस बालक का बुद्धि लब्ध 70 से कम होता है वो मानसिक दृष्टि से पिछड़ा बालक कहलाता है। औसत बालक 90 से 110 के बीच होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्ध सर्वाधिक होती है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना मंद बुद्धि बालक की बात कर रहा है, बी हो जाएगा 89। ठीक है, 90 से कम ये है, औसत से कम। अगला प्रश्न है पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपने विद्यालयी जीवन में अध्ययन काल के मध्य में अपनी आयु के अनुरूप अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को न कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है। कथन है तो पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपने विद्यालयी जीवन में अध्ययन काल के मध्य में अपने आयु के अनुरूप अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को ना कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 31 का सी, सारिल बट। इसमें कह रहा पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपनी विद्यालय जीवन में अध्ययन काल के मध्य में अपने आयु के अनुरूप मतलब अपने समकक्ष वाले अपनी कक्षा के नीचे की कक्षा के उस कार्य को ना कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है। मतलब जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो और उससे कम क्लास, मान लीजिए आप 10th में है, कोई 9 वाला बच्चा है 6 में है, तो बहुत नॉर्मली आप कर सकते हो, लेकिन आप उसको भी नहीं कर पा रहे हो तो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है। तो यह कथन किसका है, सारिल बर्ड का। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि सामान्य कार्य है। कौन, सारिल बर्ड, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है जिस बालक की शैक्षिक लब्धि अर्थात IQ 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। यह कथन है, सही जवाब हो जाएगा ए, क्रो एवं क्रोक। अगला प्रश्न है द कॉसेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ बैकवर्डनेस नामक पुस्तक लिखी। द कॉसेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ बैकवर्डनेस नामक पुस्तक किसने लिखी, ए बर्ड, बी वुड, सी नन, डी रॉस। सही जवाब हो जाएगा 33 का, ध्यान रखना ए, बर्ट। अगला प्रश्न है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी। ए जॉन ड्यूबी, बी हिलमैंसी, स्किनर, डी हिलगार्ड तथा एंटिकिंसन। सही जवाब हो जाएगा 34 का डी, हिलगार्ड तथा एटकिंसन। अगला प्रश्न है व्यवहार के सामाजिक नियमों से विचलित होने वाले बालकों को अपराधी कहते हैं। व्यवहार के सामाजिक नियमों से विचलित होने वाले बालकों को अपराधी कहते हैं। कथन है ए न्यूमेयर, बी होली, सी क्लासमियर व गुडविन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 35 का बी, होली। अगला प्रश्न है समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। ए स्पीयरमैन, बी थॉर्नडाइक, सी गिलफोर्ड, डी थर्स्टन।
सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, थर्स्टन। अगला प्रश्न है, थर्स्टन किस महाविद्यालय से संबंधित हैं? ए कोलंबिया, बी स्टैनफोर्ड, सी शिकागो, डी ऑक्सफोर्ड। सही जवाब हो जाएगा 37 का सी, शिकागो। थर्स्टन किस विश्वविद्यालय से संबंधित हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, शिकागो। थर्स्टन शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद पर कार्यरत थे। अगला प्रश्न है, समूह कारक सिद्धांत के अनुसार बुद्ध क्या है? ए एक योग्यता का द्योतक, बी योग्यताओं का द्योतक, दो योग्यताओं का द्योतक, सी 3 योग्यताओं का द्योतक, डी सामूहिक योग्यताओं का द्योतक। समूह कारक सिद्धांत के अनुसार बुद्ध क्या है? सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, सामूहिक योग्यताओं का द्योतक। अगला प्रश्न है, समूह कारक सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं? ए संघ संगतात्मक सिद्धांत, बी प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत, सी बहुमानसिक योग्यता सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। समूह कारक सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। संघ सत्तात्मक सिद्धांत, बी प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत, सी बहुमानसिक योग्यता सिद्धांत, तीनों। अगला प्रश्न है, समूह कारक सिद्धांत को प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत क्यों कहा जाता है? ए एक मानसिक योग्यता के कारण, बी 2 मानसिक योग्यता के कारण, सी 3 मानसिक योग्यता के कारण, डी बहुमानसिक योग्यता के कारण। सही जवाब हो जाएगा डी, बहुमानसिक योग्यता के कारण। अगला प्रश्न है, थर्स्टन ने समूह कारक में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की समस्या बताई है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही जवाब हो जाएगा सी 7। अगला प्रश्न ध्यान रखना, थर्स्टन ने निम्नलिखित 7 प्राथमिक दिए थे, ठीक है, 7। थर्स्टन ने निम्नलिखित 7 प्राथमिक कारक दिए थे, जिसमें पहला संख्या कारक, इसे एन से डिनोट करते हैं, तेजी से और सटीक संख्यात्मक गणना करने की क्षमता को संदर्भित करता है। दूसरा मौखिक कारक, ठीक है, मौखिक समझ की क्षमता को संदर्भित करता है। तीसरा स्पेस कारक, खाली स्थान में काल्पनिक वस्तुओं की परिचालन की सत्ता वाले एक कार्य में शामिल है। चौथा स्मरण शक्ति में जल्द याद रखने की क्षमता है, स्मरण शक्ति में जल्दी याद करने की क्षमता है। पांचवा शब्द प्रवाह, तेज दर पर अलग थलग शब्दों के बारे में सोचने की क्षमता को संदर्भित करता है। और छठा है तर्क, एक नियम या सिद्धांत को एक श्रृंखला या अक्षरों के समूह में शामिल करने की खोज करने की क्षमता को संदर्भित करता है। सातवां है उदाहरणात्मक गति, दृश्य विवरण को तेजी से नोट करने की क्षमता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धिमापन के लिए एक बुद्धि परीक्षण तैयार किया, जिसे कहते हैं ए प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण, बी प्रधान मानसिक क्षमताओं का परीक्षण, सी PMA टेस्ट, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 42 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समूह कारक सिद्धांत में सभी प्राथमिक मानसिक क्षमता एक दूसरे से कैसे संबंधित होती है? ए स्वतंत्र, बी परतंत्र, सी स्वतंत्र व परतंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, स्वतंत्र। अगला प्रश्न है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट PMAT नामक पुस्तक किसने लिखी? ए बिने, बी स्पीयरमैन, सी थॉर्नडाइक, डी थर्स्टन। सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, थर्स्टन। महत्वपूर्ण पुस्तक, थोड़ा सा आप लोग याद रखा करें। अगला प्रश्न है, थर्स्टन ने स्पीयरमैन के किस कारक की मान्यता को अस्वीकृत कर दिया? थर्स्टन ने स्पीयरमैन के किस कारक की मान्यता को अस्वीकृत कर दिया? ए जी कारक, बी एस कारक, सी जी एवं एस कारक, डी इनमें से कोई नहीं। थर्स्टन ने स्पीयरमैन के किस कारक की मान्यता को अस्वीकृत कर दिया? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 45 का ए, जी कारक, जनरल फैक्टर, सामान्य फैक्टर। अगला प्रश्न है, थर्स्टन द्वारा समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया? ए 1936, बी 1937, सी 1938, डी 1939। सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, 1937 में। अगला प्रश्न है,
थर्स्टन किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ए जापान, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी अमेरिका। सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, बहुविध 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 बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। ये तार्किक गणितीय विधि बी, प्राकृतिक बुद्धि सी, भाषिक बुद्धि डी, स्थानिक बुद्धि। सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, प्राकृतिक बुद्धि। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधतापूर्वक एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधतापूर्ण कार्यों का उल्लेख करती है। वह डॉट डॉट से प्रभावित है। ये नैतिक विकास का सिद्धांत बी, बहुबुद्धि सिद्धांत सी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत डी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, बहुबुद्धि सिद्धांत। अगला प्रश्न है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? ए शल्य चिकित्सक, बी कवि, सी वाचक, डी राजनीतिक नेता। तो शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? सही जवाब हो जाएगा ए, शल्य चिकित्सक। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी बच्चे आपके बीएड कर रहे हैं परिचित में, राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर आगरा यूनिवर्सिटी, वहाँ के बच्चों के लिए भी लाभकारी है। ध्यान रखना, वहाँ के बच्चों के लिए ये पेपर 103 था, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उनके लिए भी लाभकारी है। प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत डॉट डॉट पर बल देता है। ये शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल बी, सामान्य बुद्धि सी, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। सही जवाब हो जाएगा 51 का डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तो हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत डॉट डॉट पर बल देता है। सही जवाब हो जाएगा डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि आवश्यक है? ए अंतर्वैयक्तिक, बी भाषिक, सी गतिक, डी अंतर्वैयक्तिक। बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा सी, गतिक। आप लोग ध्यान रखना, जो बनने के लिए कौन सी बुद्धि आवश्यक है, तो जो बुद्धि होता है उसी के अनुसार व्यक्ति जो है या बच्चे जो हैं भविष्य में कार्य करते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई देशों में जब बच्चे की जन्म होते ही उनका IQ चेक किया जाता है, उसी क्षेत्र में उन्हें मार्गदर्शन किया जाता है, तो बेस्ट करते हैं, ठीक है। आप देखो, कुछ बच्चे हैं बहुत अच्छा IQ है, बहुत बेस्ट कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, अच्छा रिसर्च कर सकते हैं। कुछ बच्चे हैं क्रिएटिव में बहुत अच्छे होते हैं, तो इस तरह से उनको इस क्षेत्र में ले जाना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा सी, ठीक है। अगर एयरफोर्स पायलट बनना है तो उससे गतिक जो बुद्धि होती है ये महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना 52 क्वेश्चन ही रहेगा, लेकिन आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखना कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बहुबुद्धि सिद्धांत को वैधिक नहीं माना सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धि का मापन संभव नहीं है, ठीक है। 4-5 प्रश्न, इन प्रश्नों का जवाब आप लोग जरूर दिया करें, प्रश्न महत्वपूर्ण है और इसी टेस्ट से ही रहता है, ठीक है। तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? ये थर्स्टन ने बी, गिलफोर्ड ने सी, थॉर्नडाइक ने डी, स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता को एक डॉट डॉट सामाजिक संरचना माना जाता है। ए प्राथमिक, बी द्वितीय, सी गतिक, डी स्थानिक। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ए व्यक्ति इतिहास, बी क्रम निर्धारण मापनी, सी रोसार परीक्षण, डी शब्दसाचर परीक्षण। अगला प्रश्न है, बिने साइमन परीक्षण में शोधन करने वाले हैं। ए टर्मन, बी ड्रेवर, सी मन, डी साइमन। अगला प्रश्न है, बुद्धि सीखने की योग्यता है या कथन है। ए थॉर्नडाइक का, बी टर्मन का, सी बकिंघम का, डी नन का। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्ध अर्थात IQ का आविष्कार किस मनोवैज्ञानिक ने किया? ए बिने, बी टर्मन, सी थॉर्नडाइक, डी स्टैनफोर्ड। तो इन प्रश्नों पर, 5 प्रश्नों का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। तो आप लोग ध्यान कर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट BD 201 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे क्लिक करेंगे तो ऑल पेपर सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, ध्यान रखना, 201 पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिपेक्ष, इसका यूनिट 4 हल करेंगे, ठीक है। शिक्षण एवं अधिगम की अनिवार्यता।
तो आप लोग ध्यान रखना 2 बजे ही हल करेंगे। अगर फोर्थ सेमेस्टर पेपर रहेगा तो आप लोगों को 5 बजे, नहीं तो आप लोग 2 बजे ही प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ होगा, आप लोग जुड़े हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में देख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।